प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अनु सर आप सभी का वेलकम करता हूं आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। तो आज धमाका होने वाला है बिकॉज अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और वो भी साइंस स्ट्रीम है आपका, तो पक्का फिजिक्स होगा। और ये फिजिक्स में आज हम उन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। सो प्लीज आप सभी मेरे प्यारे साथियों अंत तक इस वीडियो को देखना और प्रैक्टिस कर लेना। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपके एक प्यारे से लाइक के साथ हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप सभी को अंत तक जरूर देखिएगा और अपना प्रैक्टिस हमारे साथ साथ चैट सेक्शन में जरूर करना। स्टार्ट नाउ। सबसे पहला सवाल यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। प्रकाश जो होता है इसका जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है वो हमें बताना है। फटाफट से आप सभी को ही बताते चलना, ठीक है। चलो, प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है, यानी कि ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है इसको। तो पहला का हमारा सही जवाब ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रकाश जो है वो ट्रांसवर्स अर्थात अनुप्रस्थ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। ध्यान रखना है, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है भाई। तो कांच का अपवर्तनांक आपको पता है 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो होता है वो 1.5 होता है। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट से करेंगे, सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है ना। बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है। 1.31। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। 1.31 होता है बर्फ का अपवर्तनांक। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश के अपवर्तन का नियम कौन दिया था। प्रकाश के अपवर्तन का नियम कौन दिया था बच्चों। वो दिए थे स्नेल साहब ने। कौन दिए थे। स्नेल। याद रखिएगा। और प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, यदि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई a है तथा बिंब की ऊंचाई b है तो आवर्धन क्या होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। ध्यान रखना है, इसमें यहाँ पे आवर्धन की बात कही जा रही है। m बराबर होता है क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में बिंब की ऊंचाई, है ना। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तो यहाँ पर दिया जा रहा है a, तो मैं यहाँ पे a रख दूंगा। नीचे बिंब मतलब वस्तु की ऊंचाई b, तो a बटा b हमारा सही जवाब a हो जाएगा बच्चों। हमारा सही जवाब ऑप्शन a सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि यदि प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होगा। भाई सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है, कि अभिलंब की ओर झुक जाती है, या बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये ऑप्टिक्स से अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब की ओर कब मुड़ेगी। अभिलंब की ओर कब मुड़ेगी, जब विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तब। तो यहाँ अभिलंब से दूर हट जाती है, लेकिन क्यों, क्योंकि भाई सघन से विरल में जा रही है, उल्टा है यहाँ पे। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो एसी वोल्टता को बढ़ाती भी है और घटाती भी है। एसी वोल्टेज को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। कौन भाई, ट्रांसफार्मर। ध्यान रखिएगा, ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा युक्ति होता है जो एसी वोल्टेज को बढ़ाती भी है और घटाती भी है। तो यहाँ पे हमारा 7 का सही जवाब डी होगा प्यारे बच्चों। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, स्पेक्ट्रम के सबसे निचले भाग में कौन सा कलर होता है, कौन सा रंग। अब वो तो आपको पता ही है ना। अगर ये जाता है तो 7 रंगों की रंगीन पट्टी देता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा पट्टी हो जाता है ये, ठीक है ना। और इसमें वाइब्ज्योर होता है बच्चों, ये आपको पता होगा। अगर सबसे ज्यादा विचलन पूछा जाए तो रेड का, और सबसे कम विचलन वायोलेट अर्थात बैगनी का। तो यहाँ पे हमारा बैगनी सही जवाब होगा, क्योंकि पूछ रहा है सबसे निचले भाग पे कौन सा रंग होता है, तो ये बैगनी है, वायोलेट कलर हो जाएगा। एमीटर की अगर माप सीमा को बढ़ाना हो, मेजरमेंट रेंज बढ़ाना हो एमीटर का, तो भाई उसमें हम प्रतिरोध के रूप में संट का इस्तेमाल करते हैं। किसका उपयोग करते हैं बच्चों, संट का। संट का उपयोग प्रतिरोध के रूप में करके हम एमीटर की माप सीमा को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा 9 का सी हो जाएगा। एमीटर का स्केल जो होता है वो एम्पियर में होता है। एमीटर का जो स्केल आप मापोगे कि भाई कितना विद्युत धारा है, तो वोल्टेज में थोड़ी मापोगे आप, तो विद्युत धारा की अगर माप कर रहे हो तो एम्पियर में लेना होता है स्केल। तो एमीटर जो होता है वो एम्पियर में उसका स्केल रहता है, ठीक है ना। ए 10 का सही जवाब ए हो गया। किसी चालक तार की लंबाई को अगर खींच करके आप दुगुना कर देते हो तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। आपको पता है R बराबर रो एल बाई ए। अगर आप लंबाई को 2 टाइम्स करते हो, 2 गुना बढ़ाते हो, तो इधर एरिया हाफ हो जाता है। यानी कि अगर आप नए रेजिस्टेंस की बात करते हो, रो ये 2L कर देते हो, तो ये A/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और फाइनली आपको पता चलेगा ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। R डैश बराबर 4
रो एल बाई ए, आर डैश बराबर 4 इंटू इसका वैल्यू यहाँ पे क्या है, आर है, यानी कि पहले वाले आर से 4 गुना हो गया नया वाला रेजिस्टेंस, तो 4 गुना यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 11 का ऑप्शन सी। एकदम बने रहे हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में बच्चों, और ये आपके एग्जाम के लिए रियली बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। लेजर का आविष्कार 1960 में हुआ था और इसका उपयोग पक्का पढ़ लेना। लेजर किरण के दो उपयोग पूछते हैं एग्जाम में, संट के दो उपयोग पूछते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। डिवाई किसका मात्रक होता है, डाइपोल मोमेंट का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप पढ़े हो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जिसका मात्रक क्या होता है, डिवाई। डिवाई के अलावा कूलम मीटर भी होता है, ठीक है ना, क्योंकि P बराबर Q इंटू एल, Q इंटू एल। चलिए, तो यहाँ पे हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, तरंग दैर्ध्य बढ़ने से अपवर्तनांक का मान हमेशा घटता है, क्योंकि ये प्रकाश की चाल से रिलेटेड होता है, हमेशा घटेगा। ध्यान रखिएगा, जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात करते हो वेवलेंथ बढ़ा करके, तो भाई यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारों से मुड़ जाती है, तो यह घटना विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन कहलाता है। जब किनारे से मुड़ जाती है तो ये डिफ्रैक्शन विवर्तन कहलाती है प्रक्रिया। 15 नंबर का बी, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है ये। 16 नंबर सवाल है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण को, द्विध्रुव को डाइपोल को इधर से उधर ले जाने में, किसमें भाई, एक समान विद्युत क्षेत्र में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं डाइपोल को इधर से उधर मूव कराता हूं, तो मूवमेंट करने में किया गया कार्य कितना होता है, W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। किया गया वर्क डन जो होता है बच्चों P इंटू E 1 माइनस cos थीटा। ऑप्शन ए सही होगा 16 का। 17 नंबर सवाल की बात करते हैं कि चालकता बैंड, कंडक्शन बैंड पार्शियली किसमें वैकेंट होता है, किसमें खाली होता है भाई। तो अगर देखो चालकता बैंड हम बात करते हैं, दो बैंड होते हैं हमारे पास, एक VB होता है और एक CB होता है। VB बोले तो वैलेंसी बैंड, CB बोले तो कंडक्शन बैंड। ये होता है संयोजी पट्टी, ये होता है चालकता पट्टी। अगर इलेक्ट्रॉन VB से निकल करके CB में जा रहे हैं और अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसका मतलब कि वह पदार्थ सुचालक है। अगर यहां से थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जा रहा है तो वो अर्धचालक है, और जब बिल्कुल नहीं जाएगा तो वो हमारा इंसुलेटर अर्थात विद्युतरोधी यानी कि कुचालक होगा। तो ये पूर्णतः खाली की बात नहीं कर रहा, पूर्णतः खाली होने का मतलब कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया है, अर्थात वो कुचालक है यानी विद्युतरोधी है। अंशतः पार्शियली एम्प्टी है, पार्शियली वैकेंट है, यानी इसका मतलब कि इसमें थोड़ा बहुत जगह जरूर खाली है और बहुत ज्यादा खाली नहीं है। तो अंशतः खाली इसका मतलब अर्धचालक है, और जब खाली है ही नहीं, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स आकर के भरे पड़े हैं, तो वो तो सुचालक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा अंशतः खाली की बात की जा रही है, तो सेमीकंडक्टर कहेंगे पार्शियली है बच्चों, अंशतः। तो ये हमारा 17 का सही जवाब बी होगा। 18 नंबर सवाल है कि नाभिक में कौन से कण होते हैं, कौन से कण भैया, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ये पूरी दुनिया जानती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओवरऑल क्या कहोगे, बी और सी दोनों। ध्यान रखिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटे। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की बात की जा रही है बच्चों कि ये किस सिद्धांत पे काम करता होगा, किस घटना पर आधारित होता है, प्रकाशीय तंतु, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जो वर्क करता है बच्चों, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के व्यू पर काम करता है, अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित रहता है। किस पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेस पे वो काम करता है। तो 20 नंबर का सही जवाब ए हो जाएगा। 21 निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, आपको पता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में दोनों गड़बड़ है, किलोमीटर में ये नहीं होगा। 3 गुना 10 की पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, या 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है बच्चों, 21 सही हुआ। 22 नंबर का सही जवाब की अगर बात करते हैं कि निकट दृष्टि दोष अगर हो गया है, तो कई बच्चे कंफ्यूज, लेकिन मत होना कंफ्यूज। निकट दृष्टि दोष कहने का मतलब होता है कि निकट की वस्तुएं दिखेंगी, दूर की वस्तुएं नहीं दिखेंगी। और दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखती है, निकट की वस्तु नहीं दिखती है। सही हुआ। तो बच्चों निकट दृष्टि दोष का मतलब ये मत समझना कि निकट के दृष्टि में दोष है। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की दिख रही है, दूर का नहीं दिख रहा है। तो दूर का देखने के लिए हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। निकट में अवतल ध्यान रखिएगा, और अगर दूर दृष्टि दोष हो तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल। दर्पण तो लगाना ही मत। देखो 656 नैनोमीटर होता है उसका सीजीएम का दयाली तरंग दैर्ध्य। दयाली तरंग दैर्ध्य 656 नैनोमीटर किसका होता है बच्चों, सीसीएम का। 24 नंबर सवाल है, थॉमसन विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्या निकाला जाता है।
जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का E बाई एम निकाला था, आवेश बट्टा में द्रव्यमान का अनुपात निकाला था, E तथा m का अनुपात निकाला गया था आवेश का, इलेक्ट्रॉन का, D होगा। 25 नंबर, अगर किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम्ब आवेश होने के लिए उनमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन, देखिए 1 कूलम्ब मतलब कितना हो जाता है 1 कूलम्ब, सुनिए सिंपल, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब बराबर 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलम्ब बराबर 1 बटा में इतना हो जाएगा। इसलिए कितना कूलम्ब, हाँ 1 ही कूलम्ब के लिए पूछ रहा है, 1 कूलम्ब के लिए, तो सही है। इसको सॉल्व कर दो, 0.625 into 10 to the power minus 19 यानी कि 6.25 into 10 to the power 18 आ जाएगा। क्लियर है क्या? माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा क्योंकि ये ऊपर चल जाएगा। 18 6.25 ये सही जवाब है। 25 का राइट आंसर ए हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं 26 नंबर। एक बंद पृष्ठ के अंदर, ये बंद पृष्ठ आ गया, अंदर पूछ दिया तो जीरो होगा ही, पक्का है। एक बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव स्थित है तो बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान जीरो, शून्य, एकदम ध्यान रखना, जीरो होगा। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर। 1 माइक्रोफैराड में कितना फैराड होता है? 10 की पावर माइनस 6। अगर पीको की बात कर दिया तो माइनस 12 करना, लेकिन यहाँ पे माइक्रो की बात कर रहा है, पीको की बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा 10 टू द पावर माइनस 6 फैराडे हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे बच्चों, कंफ्यूज मत होना। अगर आपसे माइक्रोफैराड की बात करें तब 10 टू द पावर, जाओ हाँ, तब 10 टू द पावर माइनस 6 फैराडे कहना। अदरवाइज अगर आपसे 1 फैराडे में पूछेगा तो 10 टू द पावर 6 फैराडे कहिएगा, ठीक है ना। ये ऐसा होता है कंसेप्ट इसका। तो ये हमारा सही जवाब 27 का। 27 के लिए 28 नंबर, कौन जो है वो आवेश रहित है अर्थात चार्जलेस है, जिस पर कोई आवेश नहीं है। भाई सर जो ऑप्शन तो दिखा दीजिए, अल्फा कण पे आवेश होता है, बीटा पे आवेश होता है, प्रोटॉन पे आवेश होता है, लेकिन फोटोन पे आवेश नहीं होता है। तो हमारा सही जवाब यहाँ पे डी, फोटोन होगा, जिस पर आवेश नहीं होता है प्यारे बच्चों। अगला है कि एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक जो होते हैं ना, वो कौन होते हैं। यानी ध्यान रखना है आपको कि एन टाइप के अर्धचालक हो तो एन टाइप के अंदर होल भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है, चाहे वो एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो। लेकिन अगर निगेटिव टाइप है तो निगेटिव टाइप में ये जो होता है ज्यादा बहुसंख्यक होता है। बहुसंख्यक हम कहेंगे इसको। मल्टीपल चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रॉन एंड मल्टीपल चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज होल। अगर पी टाइप की बात करें बच्चों तो ध्यान रखिएगा, पी टाइप में भी होल होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जब पी टाइप की बात आ जाए पॉजिटिव टाइप तो नंबर ऑफ होल जो होता है ज्यादा होता है, अर्थात हम इसको बहुसंख्यक आवेश कहते हैं। तो अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपसे बहुसंख्यक आवेश की बात कर रहा हो तो लगाना है बच्चों क्या, होल अर्थात छिद्र, ठीक है, जिसे वीवर भी कहा जाता है। और एन टाइप की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एन टाइप की बात हो रही है तो मैं इलेक्ट्रॉन कहूंगा। देखो ये होल्स वीवर कहलाते हैं। और अगर ये पूछ दे कि पी एन जंक्शन में विद्युत धारा का मुख्य कारण कौन होता है तो दोनों हो जाएगा। अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण पॉजिटिव होता है और हीलियम का नाभिक होता है, क्योंकि डबल पॉजिटिव चार्ज हीलियम में ही होता है, हीलियम का नाभिक। ध्यान रखना बच्चों, ऑप्शन सी। 31 नंबर सवाल कि एक अवतल गोलीय दर्पण, एक अवतल गोलीय दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बन सकता है वो कैसा बन सकता है भाई? तो इनमें से सभी बनेगा, क्योंकि आभासी भी बनता है एक केस में, वास्तविक बनता है, आकार में बड़ा भी, उल्टा भी, इनमें से सभी लगाना। 31 का डी ई लगा देना, ई 5 ऑप्शन, क्या बात है। 1 ओम बराबर क्या होता है? ओम के नियम में चलते हैं बच्चों, V बराबर आई आर, आर बराबर V बट्टा में आई। साइंटिस्ट के नाम पर इसका मात्रक ओम रहा और यहाँ पर वोल्ट प्रति एम्पियर भी रहा, एक अर्थात 1 ओम बराबर 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। तो 32 का सही जवाब ए लगाना। 33 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? प्रकाश तरंगे तरंग होती है, एक्स किरणें तरंग होती है, इंफ्रारेड तरंग होती है, पर साउंड वेव तरंग। तो यहाँ पे ध्यान रखना विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है ये, बाकी सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, बट दीज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो होते हैं ना ये बिल्कुल नहीं होते। 33 का सही जवाब क्या होगा? बच्चे कंफ्यूज है, ये सी ध्वनि तरंगे है, यही सही है। 34 नंबर की बात करते हैं कि बीटा किरणें तेजी से चलने वाली इलेक्ट्रॉन होती है भाई। बीटा किरण बोले तो इस पे निगेटिव चार्ज होता है, और निगेटिव किसका? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हो गया। अब चलिए बीटा किरणें किसमें डिफ्लेक्ट कर जाती है, चाहे आप विद्युत क्षेत्र दे दो,
चाहे चुंबकीय क्षेत्र दे दो, विद्युत क्षेत्र लगा दोगे तो भी घूम जाएगी इधर उधर, चुंबकीय क्षेत्र लगा दोगे तो भी इधर उधर घूम जाएगी। अर्थात चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में ये डिफ्लेक्ट कर जाती है। कौन? यहाँ पे बीटा रेस की बात की जा रही है। तो सही जवाब 35 का डी हो जाएगा। 36 नंबर सवाल की सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या होता है? सन के जो लाइट होता है वो नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से है। किसकी वजह से है? न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। तो 36 का सही जवाब बी होगा। 37 नंबर मिल्टन के तेल बिंदु विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्या निकाला गया था? इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला गया था बच्चों, इलेक्ट्रॉन का आवेश निकाला गया था मिल्टन के तेल बिंदु प्रयोग से। और इसी प्रयोग से निकाल करके ये फाइनल किया गया कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है -1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम्ब होता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि आवेश निकाला गया था और ये आवेश इतना होता है। अगर प्रोटॉन होता है तो उतना ही रहेगा परिमाण में, परंतु प्रोटॉन पॉजिटिव हो जाता है। अगला सवाल है कि कांच क्या होता है? लेंस को जब आप पानी में डुबा देते हो तो ये क्या हो जाता है? कम अपसारी, लो डाइवर्जेंस हो जाता है। अर्थात ये तो सिंपल है। 38 का सी। 39 की बात करते हैं। एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है। उसकी क्षमता क्या हो जाती है बच्चों? घट जाती है। यानी ऑप्शन यहाँ पे भी बी हो जाएगा। 39 का 40 नंबर, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान क्या हो जाता है? मीन वैल्यू हो जाता है किसका? अल्टरनेटिंग करंट का। भाई कब? जब पूरा साइकिल हो तो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है ना? तो यहाँ पे 40 का सही जवाब ए हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी के लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहा और होगा भी आने वाले एग्जाम में। तो कैसा रहा आज का ये ऑब्जेक्टिव सेशन? आप सभी कोई कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप क्लास 12th में हो और अच्छे वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, कई सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। टेस्ट सीरीज के लिए, पूरे कोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, उसमें कई सारे लिंक है। अच्छा लगे तो जरूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। चलिए, जय हिंद, जय भारत।